जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है स्वर। और स्वर का हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने एक वीडियो और डाला है कि स्वर को किस प्रकार बांटा जाता है मूल और दीर्घ में। ठीक है, उसी को बस हम आज आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इससे पहले हमने ये क्लास किया था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार बताया था। उसमें मूल स्वर है अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जो है, मूल स्वर को ही दोबारा जोड़ने पर हमको दीर्घ स्वर मिलता है। संधि स्वर में है अ में जब हम ई मिलाते हैं या फिर ई का मिलन होता है तब ए बनता है। ठीक है, अ में जब ई का मिलन होता है तो ए बनता है। अ में ई का मिलन होने पर, ठीक है, अ में ई का मिलन होने पर ए बनता है। अ में उ का मिलन होने पर औ बनता है और अ में ओ का मिलन होने पर औ बनता है। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि विजातीय स्वर किसे कहते हैं, ये पूछ दिया जाता है ना। तो याद रखिएगा, इसी संधि स्वर का नाम है विजातीय। ठीक है, विजातीय। ठीक है, विजातीय। अब विजातीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग है, क्योंकि अ और ई अलग अलग स्वर हो गए, ई और ए अलग स्वर हो गए, अ और उ अलग स्वर हो गए, अ और ओ अलग स्वर हो गए, मतलब ये अलग अलग जात के हो गए, तो इसलिए विजातीय बोलते हैं। और इस दीर्घ स्वर को, है ना, इस दीर्घ स्वर का अन्य नाम है, इसको बोलते हैं सजातीय। एक मिनट, है ना, इसको बोलते हैं सजातीय स्वर। कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया, सजातीय स्वर। ठीक है, इसको कहा जाता है सजातीय स्वर। तो याद रखिएगा, मूल दीर्घ को सजातीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सेम सेम मिलन होता है ना। वैसे तो इन दोनों को संधि स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इन दोनों को संधि स्वर भी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए अलग अलग नाम हो जाता है। संधि स्वर ये हो गया, और इसको भी संधि इसलिए बोलेंगे कि यहाँ इसमें दो का मिलन है, अ और आ, लेकिन साथ में इसको दीर्घ स्वर बोला जाएगा और साथ साथ सजाती स्वर ही बोला जाएगा, क्योंकि इसमें सेम सेम स्वरों का मिलन है, अ, ई, उ और उ। ठीक है, तो स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वर के अन्य प्रकार। उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर जो है एक मात्रिक होता है, इसमें मूल स्वर को शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसा पूछ भी सकता है उच्चारण काल के आधार पर सीधा, है ना। उच्चारण काल के आधार पर आपको ह्रस्व स्वर का नाम बताना है, तो जिसमें एक मात्रा हो। एक मात्रा किसमें होगा? मूल। याद रखिएगा, नाम से ही पता है मूल। यदि वो जन्मा है तो उसमें कोई भी यदि कोई भी चीज नया बनता है या जन्म लेता है तो उसमें कोई भी एडिशनल चीज नहीं रहता। तो ह्रस्व और मूल एक ही चीज है, तो ह्रस्व स्वर में क्या आ जाएगा? अ, ई, उ और ये री। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, यहाँ लिख लीजिए अलग से। ठीक है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर की भी संज्ञा दी जाती है, और ये एक मात्रिक है। उच्चारण के आधार पर इसको ह्रस्व क्यों बोला गया, मूल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें मात्र कम समय लगता है ना, दीर्घ स्वर के अपेक्षा। ठीक है, दीर्घ स्वर के अपेक्षा इसमें बहुत ही कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, इसके अपेक्षा आ, ई, उ, ए, औ, देखिए बोल के भी देखिए, उसमें ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय और अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा हमको मिलता है दीर्घ स्वर। मूल स्वर, है ना, मूल स्वर के छोड़, है ना, जो चार स्वर है उसके छोड़ जो शेष बच गए, वे सभी दीर्घ स्वर में गिनती होते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले दीर्घ हम लिखते हैं आ को, फिर बड़ा ई, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, ओ और औ। इतने जो है हमारे दीर्घ स्वर में गिनती होते हैं। नाम से याद रखिएगा, दीर्घ मतलब बड़ा या द्विमात्रिक। उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा तो आपको मात्रा पूछा ही जाएगा। ठीक है, उच्चारण काल में द्विमात्रिक किसका रहता है? तो आ, उ, ए, ओ, औ, क्योंकि ये जो है दो स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विमात्रिक। ठीक है, ये जो है दो स्वरों से मिलकर बना है। ऊपर देखिए दो स्वर से कैसे मिलकर बना हुआ है, ये देखिए।
ए को देखिए, ए जो है अ और ई से मिलके बना है, ए जो है ए और ए से बना है, जो है उस ओ से बना है, जो है अ और ओ से बना है। उसी प्रकार बड़े आ दोनों छोटे आ को मिला के बना है। बड़ा ई जो है दोनों छोटे ई से बना है, और जो बड़ा ऊ है वो दोनों छोटे ऊ को मिला के बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विमात्रिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्विमात्रिक। तो ये हो गया उच्चारण काल के आधार पर। तीसरा होता है प्लुत स्वर, इसको बोलते हैं त्रिमात्रिक, है ना। यदि क्वेश्चन में से आ गया कि त्रिमात्रिक वाला प्लुत स्वर कौन सा है, तो ये देखिए, ये जो हम किसी चीज को पुकारने के लिए बोलते हैं। त्रिमात्रिक का यूज कब होता है, जब किसी चीज को जोड़ देके आवाज निकाल के बुलाने के लिए कहा जाता है। इसका साइन कुछ इस प्रकार से है, एस टाइप का, जैसे लिखते हैं राधा, तो ये देखिए, ये है राधा। राधा को बुलाने के लिए आप एक लंबा गैप लेते हैं रा का, है ना। राधा को बुलाने के लिए एक लंबा गैप होगा रा के साथ, लास्ट में धा बोला जाएगा, तो ये होता है प्लुत स्वर। ठीक है, इसका साइन कुछ इस प्रकार से रहता है। प्लुत स्वर को हम कभी भी स्वर में कभी भी गिनती नहीं कर सकते, है ना। पहले हमने पढ़ा था ना 11 और 13 स्वर, उसमें प्लुत स्वर की गिनती नहीं होता। मात्र ये उच्चारण के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने इसको अलग से नाम दे दिया गया है। वास्तव में ये हमारे स्वर में कहीं भी गिनती नहीं होता। जैसे हम मोहन बोलेंगे तो मो और ह तक तो बोलेंगे, उसी प्रकार इसी ह को लंबा खींचते जाएंगे। ठीक है, लास्ट हम बोलेंगे हन, लास्ट हम बोलेंगे ना। ये होता है प्लुत स्वर। अगर पूछा जाए कि किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए कौन सी स्वर का उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। मात्रा पूछा जाएगा तो होता है 3 मात्रा का। ठीक है, यदि वो मात्रा पूछा जाए तो होता है 3 मात्रा का। नेक्स्ट है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। देखिए, उसी स्वर को हम उच्चारण के आधार पर देख रहे हैं, है ना। उसी स्वर को हम क्या करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं, और उसी स्वर को हम क्या करते हैं, जीभ के आधार पर देख रहे हैं। कि जीभ के आधार पर मतलब हमारे जीभ है ना, उसके किस भाग से या फिर किस भाग से उसकी उत्पत्ति होती है। वैसे तो कंठ से उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन जीभ का कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट होता है, वो एक हिस्सा है जीभ आवाज को निकालने के लिए, इसलिए हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक जीव्या बना लेता हूँ, ये होता है जीव्या। ठीक है, ये होता है जीव्या। हमने यहाँ लिखा है अग्रभाग, फिर लिखा है मध्य भाग, और फिर लिखा है पश्च भाग। तो ये जीभ के पीछे वाले को हम पश्च भाग कहेंगे, सामने को मध्य भाग कहेंगे, और इसको हम बीच का भाग कहेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीभ के अग्रभाग से, ठीक है, जीभ के अग्रभाग से कौन कौन से स्वर की उच्चारण होता है। तो जीभ के अग्रभाग से आपका होता है ई, बड़ा ई और ए, ये ए और इस ए का। ठीक है, और एक लास्ट होता है री। इसका उच्चारण होता है जीभ के सामने टंग से, टीप भाग से। यदि आप चाहें तो इसको बोलकर भी देख सकते हैं, ई ए। ठीक है, ई ए। आपको जीभ के अगले भाग में इसकी आवाज को पहचानने में मदद मिलेगी, ई ए ओ। ठीक है, अब देखते हैं मध्य भाग से। मध्य भाग मतलब ये वाला भाग। ठीक है, यहां से आपका प्रोड्यूस होता है अ। ठीक है, मध्य भाग से केवल एक ही वर्ड प्रोड्यूस होता है अ। ठीक है, ये है आपके मध्य भाग। अब उसके बाद आता है पश्च भाग, ये अ है ना, ये मध्य भाग से। फिर पश्च भाग, ये है आपका पश्च भाग। ठीक है, पश्च भाग। मध्य हमने अग्र में क्या पढ़ा है, तो अग्र में पढ़ा ई, बड़ा ई, ए और ये री। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पश्च भाग। जो शेष बच गया, तो ये 4 5 हो गया, 5 1 6, हमारे पास टोटल 11 है। 5 और होंगे, तो 5 कौन कौन से हैं जो हमारे पश्च भाग से निकलते हैं। तो इसमें आ, उ, ओ और औ, ओ और औ, ये हमारे जीभ के पश्च भाग से निकलता है। इसकी समझ बोल के देखिए, आ, उ, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे पश्च भाग इस साइड से निकलता है, पश्च भाग से। ठीक है, जीभ के पश्च भाग से निकलता है ओ, औ और ओ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मध्य भाग से क्या निकलता है, अ। बोल के देखिए, जैसे आप अ बोलेंगे तो ना आपको आगे कुछ पल महसूस होगा, ना पीछे। मध्य में ऐसा महसूस होता है कि मध्य से निकल रहा है, जैसे अ। ठीक है, उसी प्रकार ई,
ई। देखिए ई बोलने से आपके सामने की जो सामने क्या बोला जाए, आपके जो नीचे होठ है उसमें वहां पे कुछ तनाव महसूस हो रहा है, जैसे ई ए ए औ बोल के देखिए, है ना। उसी प्रकार पश्च भाग में आ उ ओ औ, ये आपके कंठ के समय, कंठ के आसपास जहाँ पे कंठ और जीभ का मिलन है मुख में, वहां प्रतीत हो रहा है कि वहां से आ उ ओ और औ का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार आप स्वयं महसूस करके भी ये जान सकते हैं कि अ ई रे ये सब कहाँ से। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि किस प्रकार किस जीभ के पश्च भाग से कौन से स्वर का उच्चारण होता है, और मध्य भाग से और अग्रभाग से। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। व्यंजन के बारे में कभी नहीं पूछेगा कि व्यंजन जीभ के कहाँ से भाग होता है, क्योंकि व्यंजन स्वतः ही, है ना, व्यंजन कभी भी अपने आप में उच्चारण नहीं होता, उसको एक कंधा देना पड़ता है, वो उस कंधे का नाम है स्वर। इसलिए उसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्यंजन का जो उच्चारण है जीभ के किस भाग से होता है। अब एक और प्रकार है, देख लेते हैं, ये है स्वर को एक और प्रकार में बांटा गया है, उसको बोलते हैं होठ की स्थिति के आधार पर। ठीक है, होठ की स्थिति के आधार पर। तो होठ की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी स्वर, है ना। वृत्तमुखी का मतलब है जब भी हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो होठ है वो गोलाकार बन जाएगा। ठीक है, जो होठ है वो गोलाकार बन जाता है। उसी प्रकार आवृत्त, जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा होठ गोलाकार नहीं बनता। ये सब हम महसूस करके ही देख सकते हैं। जैसे हमारे वृत्तमुखी में क्या क्या आता है, देखिए उ ओ औ, बोल के देखिए, उ बड़ा उ, ओ और औ। इनके उच्चारण करने से हमारे होठ गोल हो जाते हैं। बोल कर देखिए, उ ओ औ, हमारे सामने का होठ है या वो गोलाकार हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, अब देखते हैं आवृत्तमुखी, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होठ की जो स्थिति है वो गोलाकार नहीं बनती है, उसको हम कहेंगे आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी में बाकी सब आ जाएंगे, जैसे अ आ ई ई। देखिए इनके उच्चारण में कभी भी हमारे होठ गोलाकार नहीं बनते हैं। शेष और क्या बच गया, ए, है ना। तो शायद ऊपर कर लूँ थोड़ा सा, शायद मेरा इमेज आ रहा होगा। ठीक है, ये ए और ये री, इनको उच्चारण करके देख लीजिए, ये कभी भी इसमें आपके होठ गोलाकार नहीं बनेंगे। यहाँ पे हमारे स्वर पूरे खत्म हो जाते हैं। हम एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से व्यंजन को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं स्वर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं स्वर क्या है। हम स्वर की उत्पत्ति यहीं से पढ़ते चलते हैं। स्वरों का प्रकार और वर्गीकरण, इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हमने क्या बांटा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या बांटा था, उच्चारण के आधार पर। तीसरा हमने बांटा था जीभ के आधार पर। चौथा बांटा था होठ के अनुसार, है ना। तो उत्पत्ति मतलब किस प्रकार इसकी उत्पत्ति या फिर रचना हुई है। तो अ ई उ और री, अ ई उ और री, ये 4 प्रकार के हैं उत्पत्ति के आधार में, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर मूल ये 4 है। इन्हीं मूल से बाकी पूरे स्वरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यदि सेम सेम स्वरों को मिलाते हैं तो बड़ा आ मिलता है, सेम सेम ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई मिलेगा, सेम सेम उ को मिलाएंगे तो हमको बड़ा उ मिलेगा। उसके बाद आता है आपका संधि स्वर, है ना। अ और ई के मिलन से ए बनता है, अ और ए के मिलन से ए बनता है, उ और अ और उ से ओ बनता है, और अ और ओ से औ बनता है। ठीक है, कभी कभी ना आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से इसको लिखा मिलेगा, है ना। इस प्रकार और भी मिल सकता है, ये देखिएगा, है ना। ये अगर ऐसा दिख गया, अ प्लस ई प्लस ए इज इक्वल टू ए, है ना, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी हमारा सही होगा। कभी कभी ऐसा भी लिख कर दे देता है वो। ठीक है, ऐसा भी लिख कर दे देता है। ठीक है, ऐसा भी लिख कर दे देता है। देखिए हमने क्या कहा, या फिर ये ऐसा लिखेगा, अ प्लस ए, ये इस प्रकार। ठीक है, अ प्लस ए।
ये हो जाएगा ए। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कभी दे देगा। और इसको हम बोलते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्योंकि अ और ई है, अ और ए है, अ और उ है, अलग अलग। और ऊपर जो दीर्घ स्वर है उसको हम कहते हैं सजातीय स्वर। ठीक है, सजातीय स्वर कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर हमने 3 प्रकार बांटा था। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर एक ही चीज है, उ और री। दीर्घ स्वर बाकी जो शेष बच गए पूरे दीर्घ स्वर है उसकी मात्राएं 2 होती है। प्लुत स्वर देखा था जिसको हम प्लुत स्वर का उपयोग किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए उपयोग होता है। और प्लुत स्वर का साइन ये है, ये आपका ये एस की तरह ये प्लुत स्वर का साइन है। तीसरा हमने देखा था जीभ के आधार पर। ठीक है, तो अग्र भाग से ई ए और री निकलता है ना। मध्य भाग से केवल अ निकलता है। पश्च भाग से आ उ ओ और औ की उच्चारण होता है। उसके बाद हमने देखा था कि होंठ के गोलाकार की स्थिति पर भी हमने 2 प्रकार के देखे थे, जैसे वृत्तमुखी। ठीक है, हमने देखा था वृत्तमुखी जिसमें होंठ गोलाकार होता है, इसमें उ ओ और औ आता है। आवृत्तमुखी हमने देखा था आ ई उ ओ और री। इस प्रकार से स्वर की सारी जानकारी यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यंजन क्या है ना। व्यंजन को किस प्रकार स्वर की आवश्यकता पड़ती है, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, कितने व्यंजन है, क्या है, ये सब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।